बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ताहम अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली के बायस बातचीत ताहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। आखिरी कोशिश के तौर पर मुसाहलतकारों की दरख्वास्त पर शेड्यूल से हटकर मुज़ाकरात के चौथे दौर का इनेकाद किया गया है, लेकिन अफगान तालिबान की जिद अब भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुज़ाकराती अमल को एक और मौका देने पर इत्तफाक किया ताकि मामलात बातचीत के जरिए हल किए जा सकें। एक सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक तालिबान की जिद के बावजूद एक आखिरी कोशिश जारी है ताकि मंतक और बातचीत के जरिए किसी तरह इस मामले का हल निकाला जा सके और जंग की नौबत ना आए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के 3 सेशंस में मजमूई तौर पर 48 घंटे तवील गुफ्तगू हुई। पीर को मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तक जारी रहा। 18 घंटों के दौरान अफगान तालिबान के वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख्वारिज TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक अगरचे ज़्यादातर नुकात पर दोनों फरीक मुत्तफिक हो चुके थे, लेकिन अफगान सरजमीन से काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों खसूसन कलदम TTP के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का तरीक़ाकार अब भी सबसे बड़ा इख्तलाफी नुक्ता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की जारी सरपरस्ती नाकाबिल कबूल है। एक पाकिस्तानी अहदेदार के मुताबिक मेज़बान ममालिक पाकिस्तान के खदशात को समझते हैं, लेकिन काबुल और कंधार में बैठे लोग वादा करने को तैयार नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मनतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 3 मौक़े पर मुआहदे पर दस्तखत होने वाले थे, मगर हर बार अफगान वफ़द ने आखिरी लम्हे पर पसपाई इख्तियार कर ली। मुज़ाकरात में शरीक ज़राए ने बताया कि अफगान वफ़द अंदरूनी धड़ों, कंधार, काबुल और हक्कानी ग्रुप की बाहमी चपकलश का शिकार है, जिसकी वजह से फैसला साजी में रुकावट पेश आ रही है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाले सालसों के मुताबिक सूरत हाल अब उन पर भी वाज़ेह हो चुकी है। इस्तांबुल में मौजूद सफारती हलकों का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी अब काबुल इंतज़ामिया के रवैये पर मुनहसर है। अगर अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी में नरमी और संजीदगी दिखाती है तो पेशरफ मुमकिन है। बस सूरत दीगर बातचीत का यह सिलसिला भी माजी की तरह बेनतीजा रहने का खदशा है। सूरत अल डेफिनेटली पेचीदा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिनहास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अफगान तालिबान की हटधर्मी है और इस्तांबुल मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। सर, गुज़िश्ता रोज़ भी 18 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि काबुल से मिलने वाले गैर मनतकी और नाजायज़ मशवरों के बायस मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। क्या वजह सर इस तातुल की, और अगर आज भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये क्या रुख इख्तियार करेगा जनाब? देखिए जी, 25 तारीख से शुरू होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो कल 27 तारीख को ख़त्म होने थे, लेकिन आज भी 28 तारीख को और शायद आगे भी चले, क्योंकि अब चौथा राउंड जो है वो टॉक्स का पाकिस्तान ने उसको आमादगी ज़ाहिर की कि ठीक है, मज़ीद इसको मौका देते हैं, बिकॉज़ पीस अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो एविडेंट हैं कि वो जो डेलीगेशन आया अफ़गानिस्तान का तालिबानी रजीम का, वो इतना इख्तियार उसके पास नहीं है और वो बार-बार पीछे काबुल की तरफ बात करता है और काबुल कॉल करता है और काबुल उसका न्यू दिल्ली के ज़रिए असर है। तो लिहाजा इंडिया डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है वो इसमें नेगोशिएशंस के अंदर इन्वॉल्व है और जो पाकिस्तान का सोल सिंगल पॉइंट एजेंडा आइटम था इस सारी नेगोशिएशंस का, वो सिक्योरिटी रिलेटेड था कि आप अपनी सरजमीन को 2 एग्रीमेंट के तहत इस्तेमाल ना होने दें। जबकि अफगानी रजीम के जो डेलीगेशन है उसके 3 एजेंडा आइटम्स थे। नंबर 1 कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम कोई हमारे TTP के एलिमेंट्स हमारे उधर से आपके ऊपर हमला ना करें, लेकिन कोई ठोस बात नहीं कर रहे थे। सेकंड, उन्होंने बात की अपनी सोवरेनिटी के, पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट करे, जो कि बिला जवाब किस्म का एजेंडा आइटम था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका ये कि आप हमारी ट्रेड को इंश्योर करें और प्लस अफगानी रिफ्यूजीज को पाकिस्तान से वापस ना भेजें। तो लिहाजा एक जो इलॉजिकल और एक अनकंसर्न किस्म के जो अप्रोच थी अफगानी रजीम की डेलीगेशन की, वो बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज को इशारा देती थी कि मैं ना मानूं कि रट लगा के बैठे हुए हैं और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इंडियंस चाहते हैं, यानी कि वहां पर वेस्टर्न बॉर्डर्स की जानिब से कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर्स पर स्किरमिशेस हो जाएं या फिर मजीद कोई इस तरह के जंग में बढ़ोतरी आ जाए। क्यों? अच्छा, यानी ब्रिगेडियर साहब, ईस्ट की जानिब से ठीक, ब्रिगेडियर साहब आपकी बात का अगर मैं मतलब निकालूं तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमारे इंडिया से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर ये हो रहे हैं। मगर सर दूसरी तरफ इख्तलाफात भी तो है ना अफगान तालिबान के बीच में, TTP के इशू को लेके
क्योंकि बार बार काबुल से हिदायत ली जाती हैं, फिर बैकफुट पर सारे मामला चले जाते हैं। देखिए, तालिबान के दरमियान जो इसकी रिट जो है, अगर देखी जाए, इसका तो कहते हैं कि हमारी 34 के 34 जितने सूबे अफगानिस्तान के वहां पे रिट मौजूद है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नंगरहार, कंदाहार और ये कुन्नड़ और ये काबुल और उसके मुल्का 2-4 सूबे हैं जहाँ पे इनकी सो कॉल्ड रिट है। अदरवाइज तो सारे वॉर लॉर्ड्स अपनी अपनी जो है वहाँ पे कमांड कर रहे हैं। अब वहाँ पे मसला ये है कि जो तालिबान जो है वो टीटीपी के एलिमेंट्स को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो लोग हैं, उनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं। और दूसरा, उनसे इस बात पे भी खौफ है कि हमारी रिट ऑलरेडी यहाँ मौजूद नहीं है, और अगर उनको यहाँ पे उन्होंने चेकमेट किया हमारे कहने के ऊपर या अपने वादे के मुताबिक, तो वो जाके दाइश या आईएस के साथ ना मिल जाए और उनकी रजीम जो है वो फॉल ना कर जाए। लेकिन अपनी रजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोदी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके या जंग मुसल्लत करके या ऑपरेशंस करके अपने हासिल करता है, या फॉर दैट मैटर नेतन्याहू भी ऐसे ही है कि अब जो राइटेस्ट इवन यहूदी जो है इसराइल में उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो वो गजा के ऊपर हमला करके उसने अपने जो इक़्तिदार है उसको तूल दिया है। वही चीज यहाँ पर इंडियन एडवाइस के ऊपर मुझे लगता है कि काबुल के अंदर भी उसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो एक जंग मुसल्लत करें ताकि उनके जो उनका टेन्योर है या उनके इक़्तिदार है वो जारी रह सके। और इट्स प्रेशर पॉइंट्स हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं और बल्कि खबरदार कर चुके हैं कि मुआहदे तक पहुंचने में अगर नाकामी हुई तो फिर खुली जंग का बायस बन सकते हैं। मीडिएटर्स हैं ना सर, कतर और तुर्की, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये अफगानिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं। देखिए, प्रेशर पॉइंट्स बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस पर किसी रजीम ने दुनिया की अफगानी रजीम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिकग्नाइज नहीं किया। इवन यूनाइटेड नेशंस में भी उनकी लिमिटेड ऑब्जर्वर वाली हैसियत है। तो लिहाजा वो कोई ना कोई वे आउट देख रहे हैं, और कतर और तुर्की जो है उनके साथ उन्होंने जरूर एक एज अ गुडविल करके या पाकिस्तान के कहने पे या अफगानी रजीम के आमादगी पे उन्होंने ये इस डायलॉग शुरू किया। मैं समझता हूँ कि इसमें फर्दर एडिशन जो है वो सऊदी अरब की हो सकती है, या फॉर दैट मैटर ट्रंप साहब ने भी अपने जो उनका एयरफोर्स 1 है उसके दौरान ट्रेवल जब कर रहे थे वो मलेशिया की जाने, तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि मैं इसमें नेगोशिएशंस में मदद दे सकता हूँ और जंग रुकवा सकता हूँ। तो लिहाजा अगर मजीद इसमें एक्टर्स आते हैं, स्पेशली सऊदिया और नॉनदलेस अमेरिकन, तो मैं समझता हूँ कि इस पे प्रेशर अफगानी रजीम के ऊपर आएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस बात की तायीद करता है कि अफगानी रजीम जो है बेसिकली टेररिज्म को एक एज ए लीवरेज इस्तेमाल कर रही है ताकि उसको रिकग्नाइज करें दुनिया। तो लिहाजा लेकिन वो इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करके इस पूरे खित्ते के अमन को उसने दाव पे लगाया है, और इंडिया इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमसे बात कर रहे थे। उधर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा बड़ी पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट अहमद बुखारी में अहम मुलाकात हो गई। जुम्मे के रोज हुई मुलाकात को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 4 रोज बाद कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से मुलाकात की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर मुझे मुबारकबाद देने आए थे। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। ये कोई सरकारी मुलाकात नहीं थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ एक ही है, जो हम अंदर कहते हैं वही बाहर भी कहते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दोहा मुज़ाकरात पर असम्बली फ्लोर पर मेरी तकरीर मौजूद है। मैंने इसे खुशाइंद कहा था। इन मुज़ाकरात से सूबाई हुकूमत जो डायरेक्ट मुतासिर होगी, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ज़रा के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुम्मे के रोज़ हुई। ताहम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ऑफिशियल मीडिया टीम की जानिब से इस मुलाकात के बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया गया और ना ही इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी की गई। ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में सिर्फ मुबारकबाद तक बात महदूद नहीं रही, बल्कि सूबे के अमन अमान और सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और हालिया पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में कबायली अजला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। तजियाकारों के मुताबिक मौजूदा हालात में कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात बड़ा ब्रेक थ्रू है। सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिल बैठ कर लाएअमल तैयार किया जाना जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम हुई। वो मुलाकात के बगैर ही वापस रवाना हो गए। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर सुहेल आफरीदी ने अदालत जाने का ऐलान भी किया। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हम
तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। जबकि बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को काबीना की तश्कील के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डॉक्टर अज़मा खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी को छोटी काबीना तश्कील देने की इजाज़त दी है। बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में कहा है कि सुहेल आफरीदी अपनी मर्जी से टीम मुंतखब करें और हुकूमती इंतजाम चलाएं। बानी पीटीआई ने यह बात वाज़ेह की है कि उन्होंने किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आला को इख्तियार है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी मर्जी की छोटी काबीना मुंतखब कर लें। तजियाकारों का कहना है कि बानी पीटीआई के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन आइनी बहरान का खतरा टल गया है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क के वसी तर मफाद और सियासी इस्तेहकाम के लिए खुले दिल का मुजाहरा करें, क्योंकि एक दूसरे को स्पेस देने से ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। डेडलॉक किसी भी मसले का हल नहीं। बानी पीटीआई के फैसले से बॉल अब वफाकी और पंजाब हुकूमत की कोर्ट में आ गई है। उन्हें भी मुलाकात पर सियासी खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान न्याजी साहब से। अमजद खान न्याजी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब की जुम्मे को मुलाकात हुई, जिसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि कोर कमांडर पेशावर मुझे मुबारकबाद देने आए थे, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ये बताइएगा, जुम्मे को ये मुलाकात हुई, उसके बाद 3 अदर तकरीरें कर चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब। करख में भी उनका जो खिताब था बहुत जारहाना था। ये सारा मामला है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो कोर कमांडर है। देखिए, और फिर आपको इल्म है कि सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, तो म्यूचुअल जहाँ पे देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अवलीन तरजीह तो यही है ना कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, अमन लाना है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में बैठें और एक जो है सूबे के अंदर जहाँ पे बेहतरी हो सकती है तो वो लेके आए। इसमें कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं कि जिसमें हम कह सके कि वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में जो है दोनों ने परफॉर्म करना है। ठीक। अच्छा, तो अमजद साहब, बात इतनी ही सादा है और होनी भी चाहिए कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दोनों की मुलाकात मुलाकात ज़रूरी भी है। दोनों अपने अपने अच्छे खासे आइनी जो ओहदे हैं उनको संभाल के बैठे हुए। लेकिन ये बताइएगा, दहशत गर्दी पर सुहेल आफरीदी साहब का मुख्तलिफ स्टांस है, वो फ़ौजी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ हैं। अभी जैसा कि आपने कहा, इनको मिलकर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और यही होना भी चाहिए। अमन जरगे में भी उन्होंने यही बातें की थी सुहेल आफरीदी साहब ने। जब इस्टेब्लिशमेंट और वफाक का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, तो बताइएगा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर कैसे आएंगे सर? अल्टीमेटली तो सूबे को सिक्योर करना ना। सुलेमान, असल में बात समझने की है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल आफरीदी या पाकिस्तान तहरीक जनाब इमरान खान साहब जो समझते हैं, बात वफाक की समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे है कि देखिए, हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए हम उतने ही कंसर्न हैं, इंटेग्रिटी के लिए उतने ही कंसर्न है, मईशत के लिए उतने ही कंसर्न है। हम समझते हैं कि जो देखिए विक्टिम तो केपी की आवाम है या वहाँ के जो कबाइल्स हैं या वहाँ के लोग हैं। अगर वहाँ पे अमन आता है तो वो हम समझते हैं कि जी जो वहाँ के रैप हैं, पब्लिक रैप, वहाँ के कबायली एल्डर्स हैं, मशरान हैं और अवाम हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें अगर आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें टारगेटेड ऑपरेशन होता है, तो उसमें कोलैटरल डैमेजेस ना हो या हमारी तजावीज़ मान ली जाए जिसमें हम दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर आवाज बने, ताकि इन दहशत गर्दों का और दहशत गर्दी का खात्मा हो सके हर तरफ। चाहे उस पार कोई करना चाहते हैं तो वो कबायली सिस्टम के जरिए मैकेनिज्म बनाए, या कोई ऐसा तरीकाकार वो अडॉप्ट करेंगे जो चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमें साथ बिठाया जाए, हमारी तजावीज़ सुनी जाए, जो मुस्बित तजावीज़ हो उस पर अमल किया जाए, ताकि हम पाकिस्तानी है ना। देखिए, सूबे के अंदर जब दहशत गर्दी का खात्मा होगा तो लाजमी बात है तरक्की होगी। कौन चाहेगा, कौन पाकिस्तानी चाहेगा
कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक। हम चाहते हैं कि हम एक सूबे के अंदर जो है वो नए दौर का आगाज करें, ठीक। नए सिस्टम के साथ आगे बढ़े। तो ये बुनियादी फर्क है, ठीक है ना जी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अमजद साहब मैं इस सवाल को जरा और कर लूं। बैठना चाहता। अच्छा अमजद खान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी चल रहा है ना, क्योंकि जितना हमें आईएसपीआर की स्टेटमेंट सामने आती है, सिक्योरिटी इदारों की स्टेटमेंट सामने आती है, कहीं ऑपरेशन का गुमान भी नहीं है इस वक्त। जहां भी हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, शहादतें भी हो रही हैं, दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, ये सब तो हो रहा है। तो ये जानबूझ के ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेच किया जा रहा है फौज को, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बीच में जो गैप है उसको ज़रा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असल में तो यही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई स्पॉयलर्स बीच में मौजूद है ना सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से करनी भी पड़ती है। देखिए, वफाक के अंदर जो बैठी हुकूमत है वो बेनिफिशरी है इसी बात की कि वो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, और वो जितना इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बानी पीटीआई के साथ लड़ाने में मतलब उनका किरदार है, वो लड़ा भी रहे हैं। तो वो उनकी दाल तभी गलेगी ना, अगर ये लड़ाई ना हो तो वो तो फारिग है। आज पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? इमरान खान के साथ खड़ी है, और अवाम क्या चाहती है कि ये लड़ाई जो है ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े। ठीक। अच्छा, एक दूसरा अनस्टेबिलिटी खात्मा बड़ा, ठीक है, एक दूसरा एस्पेक्ट है ना सर, मैं कह रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी जितनी कम होगी, पाकिस्तान जितना स्टेबल होगा, पाकिस्तान उतना आगे की तरफ जाएगा। मगर सर कैसे? राना सलाह साहब ने कहा कि पीर या मंगल को सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। कल हमारा ही प्रोग्राम था, इख्तियार वली साहब ने कहा कि आज मुलाकात हो जाएगी, यानी, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो मुबसरीन हैं उनका ये कहना है कि मुलाकात हो जानी थी, लेकिन करक जलसे में सुहेल अफरीदी ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, इस पर इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा आया है। आज अगर बेबसी देखी जाए तो वो अदालतों में बैठे हुए जजेस, अदालतें बेबस हो चुकी हैं, और वो अगर अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा रहे कर सकते, तो यकीनन एक सवालिया निशान आता है कि 26वीं तरमीम ने क्या इनको इतना बेबस कर दिया है कि एक मुलाकात एक लार्जर बेंच नहीं करवा रहा, तो उससे एतमाद में ज्यादा कमी आएगी। इससे कोई जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, बल्कि जमहूरियत कमजोर होगी। और हम पे अक्सर एक सवाल आता है कि जी हम इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते। हम क्यों बैठे जब इस किस्म के वाकयात आते हैं, हालात आते हैं, तो यकीनन फासले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ठीक। और सर इन खबरों में कुछ सदाकत है कि सुहेल अफरीदी साहब के जो जारहाना बयानात हैं, पार्टी में कुछ इख्तलाफात हैं, बैरिस्टर गौहर, अली अमीर गंडापुर, शेख वकास अकरम, वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, पख्तूनख्वा में पार्टी की हुकूमत को ख़तरे में डाला जा सकता है इन बयानात की वजह से, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। इस वाले से आपकी क्या राय है? हमारी कोई पॉलिटिकल कमेटी में ऐसी बात हुई हो या कहीं और पे हुई हो, तो मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात। ठीक, बहुत शुक्रिया। अमजद खान न्याजी हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। आजाद कश्मीर में वजीर आजम की तब्दीली का मामला फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक दम एतमाद मौखर होने और चौधरी अनवारुल हक के मुस्ताफी होने से इनकार पर सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। जराए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को दम एतमाद के लिए आजाद कश्मीर असम्बली के 36 मेंबरान की हिमायत हासिल है। जराए का मजीद कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नए वजीर आजम के नाम का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन में से किसी एक का नाम फाइनल किया जाएगा। ऐसे में स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नए वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल ना होने पर तहरीक दम एतमाद फौरी जमा कराने का फैसला मौखर कर दिया गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने चौधरी अनवारुल हक को 2 बजे तक का मुस्तफ़ी होने की डेडलाइन दी थी, लेकिन चौधरी अनवारुल हक ने मुस्तफ़ी होने से इनकार किया और तहरीक दम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान भी किया है। नून लीग ने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन
आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पूरा एतमाद है। वो समझते हैं कि आखिरी लम्हे में पीपल्स पार्टी की नंबर गेम पलट जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्टी के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने राजा फारूक हैदर और सलमान अकरम राजा से रेफरेंस के लिए मुशावरत की है। माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 की ज़ेरी शेक 3 और 4 के तहत कोई एमएलए पार्टी तब्दील करने से नाअहल हो सकता है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक स्पीकर असम्बली के पास पहले ही पीटीआई के 4 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है। अब पीटीआई मामले को हाई कोर्ट में ले जाएगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा हसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह शरीक हुए। इसके अलावा नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर खान समेत अरकान पार्लिमानी पार्टी समेत मरकजी अहदेदारान ने भी इजलास में शिरकत की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी से तय फार्मूले पर भी एतमाद में लिया है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। तहरीक अदम एतमाद और कायदे ईवान का इंतखाब अलग अलग मामले हैं। कायदे ईवान के इंतखाब के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी से आज़ाद कश्मीर में जल्द इलेक्शन से मुतल्लिक मुशावरत होगी। सियासी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर की क़यादत से सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक तजावीज़ भी मांग ली है। कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर ब्रीफिंग देगी। तजियाकारों के मुताबिक आइंदा 48 घंटे आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हुकूमत साजी या नई सफबंदी का इम्कान वाज़े हो जाएगा। इस आम मामले पर बात कर लेते हैं। शाह गुलाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। शाह गुलाम कादिर साहब, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े के लिए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब को 2 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं अगर किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो तहरीक एतमाद ले आए। अब तो आप लोगों ने भी तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की है, फिर क्यों नहीं अब तक तहरीक अदम एतमाद पेश हुई? ये तो पीपल्स पार्टी का इख्तियार है कि वो किस वक्त पेश करते हैं, लेकिन जो मैंने कागजात देखे हैं, दस्तखत देखे हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में तो मतलूबा तादाद से एक्सीड कर गए हैं मेम्बरान की तादाद। तो इसलिए अभी उनको पेश करना चाहिए। वो आज पेश करें, आज तो शायद अब शाम हो गई है, तो कल शायद पेश कर दें या परसों पेश कर दें। अब तो उनको पेश कर देना चाहिए। अच्छा सर, ज़रा हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ज़राए बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर काबीना में शामिल नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें कर्नल वक़ार नून हो गए, सरदार आमिर अल्ताफ़ हो गए, अंसर अब्दाली हो गए, अज़हर सादिक समेत 7 वज़रा ऐसे हैं जो अब तक वज़ीर आज़म की हिमायत कर रहे हैं, मगर इनका ताल्लुक नून लीग से है। इसलिए शायद अनवारुल हक साहब कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, नून लीग से सिर्फ 2 का ताल्लुक है, कर्नल वक़ार अहमद नून और सरदार आमिर अल्ताफ़। वो पार्टी फैसले की पाबंदी करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बाकी अज़हर सादिक साहब, अंसर अब्दाली साहब, वो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो अनवारुल चौधरी साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, पूरा एतमाद क्यों है? तो पोस्टर भी देना होता है ना, पॉलिटिक्स है, पोस्टर देना होता है। लेकिन वो आप कहें कि जो उनको भी पता है, हमें भी पता है कि अभी उनकी पोजीशन जो है वो उनको हिमायत हासिल नहीं है, लेकिन चलें, और वो पोस्टर दे रहे हैं तो हमें क्या एतराज़ है उसको। ऑलराइट। अच्छा सर, नून लीग ने अदम एतमाद की हिमायत की है। आप लोगों ने कहा कि हम हुकूमत में शामिल होंगे ना, नए वज़ीर आज़म की वोटिंग के अमल में हिस्सा लेंगे, लेकिन हिमायत करेंगे। ये बताइएगा अदम एतमाद की ज़रूरत पेश क्यों आई? काबीना में आपके वज़ीर भी थे, इसके बावजूद, और आप अदम एतमाद को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। थोड़ा क्लियर कर दें इसको ज़रा। नहीं, वो देखिए, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक तजुर्बा किया गया गैर जमाती निज़ाम का, और ये एक मखलूत हुकूमत का तजुर्बा किया गया, क्योंकि अनवारुल हक साहब और उनके साथी जो हैं वो मुंतखब हुए थे पीटीआई के टिकट पे। वो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वो दूसरी तरफ आ गए और हुकूमत बना ली, हमने उनकी सपोर्ट कर दी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक सियासी खला पैदा हो गया, और सियासी खला जो ऐसा पैदा हुआ कि अपोजिशन भी पीटीआई की, हुकूमत भी पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो उस खला की वजह से आज़ाद कश्मीर में ये तजुर्बा नाकाम हुआ। अभी जो है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान गुरेज रुझानात भी बढ़ चढ़ कर आने लगे।
इसलिए अब मुनासिब वक्त था कि हम उस गैर जमाती सिस्टम को ख़त्म करें और जमातों की बुनियाद पे जो है वो वहाँ हुकूमत हो। तो किसी के पास अक्सरियत तो थी नहीं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त मौजूदा 17 मेंबरान हैं, हमारे पास 9 हैं। तो हमने तो दिलचस्पी जाहिर नहीं की कि हमने उनके रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं की, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में कश्मीर कॉज के लिए, आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी बेहतरी के लिए ज़रूरी समझा कि हम अनवारुल हक साहब जो हैं वो घर जाएं और बाकी जो पीपल्स पार्टी है उसके वर्कर उनके साथ हों, मुस्लिम लीग के वर्कर मुस्लिम लीग के साथ हों, पीटीआई के वर्कर पीटीआई वालों के साथ हों, ताकि हर पार्टी के वर्कर जो है अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन भी हैं, सब एक सियासी एक्टिविटी हो आज़ाद कश्मीर में। मगर तो जम्मू मगर सर ये तो सब अब पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहे हैं। जिस हिसाब से मुलाकात हो रही है सिंध हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, ये तो सब है। आपने कहा मुल्क के वसीतर मुफाद में, तो 4 साल के अंदर चौथा वजीर आज़म आने जा रहा है सर, ये मुल्क का वसीतर मुफाद है या अब ऐसा नहीं लगता ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है? नून लीग खामोशी से इसका हिस्सा बन रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2021 में जब पीटीआई को आज़ाद कश्मीर पे मुसल्लत किया गया और जिस अंदाज में मुसल्लत किया गया, इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो हमें आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में और हर बच्चे तक को पता है कि किस तरह मुसल्लत किया गया। उसके बाद जो पहला वज़ीर आज़म उन्होंने खुद बनाया अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, उनको 9-10 महीने के बाद उन्होंने खुद ही हटा दिया। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब को ले आए, वो भी 10-11 महीने के बाद उनको वो नाहल हो गए, तो तब जाके ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनते वो तो तब्दीली ना आती। अब जो सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी है, आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती अफरा तफरी है। हम आज़ाद कश्मीर में सियासी और नज़रियाती अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए अब मजबूरी बन गई है कि इलेक्शन तक एक इंतज़ाम किया जाए जिसके ज़रिए एक ऐसी हुकूमत हो जिसके आवाम में रूट्स हों, और वो हुकूमत जो है सही करेगी तो उसका फल उठाएगी, और अगर गलत करेगी तो उसका नतीजा इलेक्शन में, और इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिर इलेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इस तब्दीली में जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एक मैसिव प्रोटेस्ट था वो कितनी बड़ी डेवलपमेंट काउंट करेगा? क्योंकि सस्ती बिजली का वादे थे, मुतालबात है उनके, और जब 4 साल में 4 वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे होंगे तो सर स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? नहीं, डेवलपमेंट के देखें ना, फंड्स गवर्नमेंट पाकिस्तान देती है, बिजली सस्ती गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आटा सस्ता किया, 23 अरब रुपए का फंड दिए। उसके बावजूद चूंकि सियासी हुकूमत नहीं थी, उस 23 अरब रुपए का कोई नतीजा नहीं निकला, लोगों में सुकून नहीं आ सका। इसलिए कि मैंने बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे मैंने लोग थे जो हुकूमत में आज भी 6 से 7 हज़ार फाइलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, जो फाइलें निकलती ही नहीं हैं। तो एक क्या बद इंतज़ामी की इंतहा थी, सारे हालात ख़राब थे। इस्लामाबाद का कश्मीर हाउस आबाद था और मुजफ्फराबाद का सेक्रेटेरिएट ईरान था। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से अब तब्दीली नागुज़ीर हो गई। आप देखते हैं जो नए आएंगे कि वो क्या करते हैं। अच्छा सर, आखिर में सवाल का जवाब दें, ये तब्दीली आप मानते हैं कि मुकम्मल तौर पर सियासी तब्दीली है, क्योंकि जोड़ तोड़ सब कुछ हो रहा है, या कुछ गैर सियासी अवामिल भी इसके अंदर शामिल हैं? सियासतदान नहीं जोड़ तोड़ करते हैं, बाहर वाले क्या कर लेंगे? ठीक है, सियासतदान ही करते हैं ना, बाहर वाले क्या कर लेंगे? देखिए, हम जो हैं मुस्लिम लीग वाले, मुझे 30 साल हो गए मुस्लिम लीग में, मुझे किसी ने कभी क्यों नहीं तोड़ा? जब इंसान खुद अपनी जगह पे खड़ा रहना चाहे तो उसको कोई आदमी तोड़ नहीं सकता, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका अपना कैरेक्टर जो है वो मैटर करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हमसे बात कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल बहरहाल टाइमलाइन गुजर गई, अब फेस करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी साहब के तहरीक एतमाद लाएँ। मैं देखता हूँ अभी भी बहुत पुरअतमाद है। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद।
साइबर क्राइम रोकने के लिए 6 माह पहले धूम धड़क्के से बनाएगी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। एनसीसीआईए के अफसरान के क्राइम में मुलव्वस होने और भारी रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर एफआईए ने एक्शन लिया और अपने ही दायरे के बड़े बड़े अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 4 अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी चौधरी सरफराज शामिल हैं। मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने रिश्वत ली और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। एफआईए ने एक्शन मारूफ यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की दरख्वास्त पर किया है। एफआईआर के मुताबिक 9 एनसीसीआईए अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, इंचार्ज जजावर अहमद, सब इंस्पेक्टर अली रजा, यासिर रमजान, मुस्तफा जफर शामिल हैं। इस्लामाबाद में एनसीसीआईए के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान भी नामजद अफसरान की फहरिस्त में शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज समेत एनसीसीआईए के 6 अफसरान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जराए बताते हैं कि एनसीसीआईए के गिरफ्तार अफसरान पर हसास इदारों के नाम पर रिश्वत लेने और लोगों को ब्लैकमेल करने का भी इंकशाफ हुआ है। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने चंद रोज पहले अपने व्लॉग में इंकशाफ किया था कि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज रिश्वत लेने के लिए हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करते थे, जिस पर हसास इदारे ने मामले को देखना शुरू किया, लेकिन सरफराज चौधरी को डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया। मंसूर अली खान के मुताबिक तहकीकात में पता चला कि मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मुबैना तौर पर एक वसीम नेटवर्क काम कर रहा है जो इस तरह के दीगर केसेस में भी मुलव्वस है। ये पहले केसेस पकड़ते हैं, उसके बाद पैसों के एवज डील कर दी जाती है। एफआईआर इंसदाद बदवानी सर्कल लाहौर में दर्ज कराई गई एफआईआर में अरूप जतोई ने इल्जाम आयद किया कि एनसीसीआईए के बाज़ अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की, उनकी निजी नौयत की मालूमात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अरूप जतोई की जानिब से एनसीसीआईए के बाज़ अहलकारों पर रिश्वत सतानी का नेटवर्क चलाने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। यूट्यूबर डकी भाई को 16 अगस्त को ऑनलाइन जुए और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया था। डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई के मुताबिक लाहौर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान एक गैंग की शक्ल में मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स और दीगर गैर कानूनी मामलात को पकड़कर खतीर रिश्वत लेते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में भी रिश्वत की रकम अफसरान बाला तक हर महीने पहुंचाई जा रही थी, जो कि हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान तवातर से वसूल करते थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर अफसरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। अरूप जतोई की जानिब से दर्ज कराई एफआईआर में इल्जाम है कि इनसे मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल किए गए। एफआईआर के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने डकी भाई को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए रिश्वत वसूल की, जो उन्होंने अपने फ्रंटमैन के जरिए लिए, और ये रकम यूट्यूबर के दोस्त उस्मान ने फराहम की। बाद अज़ा शुएब रियाज ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड करवाने के लिए मजीद 30 लाख रुपए रिश्वत ली। एफआईआर में यह भी बयान किया गया कि शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन को कार शोरूम के मालिक के पास रखवाए, जबकि 20 लाख रुपए खुद अपने पास रखे और एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज को इस रकम में से 5 लाख रुपए दिए गए। एफआईआर के मतन में मजीद बताया गया कि तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने डकी भाई से 3,26,000 से ज़ायद डॉलर अपने बाइनेंस के अकाउंट में अलग से ट्रांसफर करवाए। मुकदमे में यह भी बताया गया है कि रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद और दीगर अहलकारों में तकसीम की गई। मजीद तफसीलात ज़ेर हिरासत सब इंस्पेक्टर कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड के नेटवर्क की सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि फ्रॉड से हासिल होने वाली 50% रकम अफसरान में तकसीम की जाती थी, जबकि बाकी रकम दीगर मुतल्लिका अफराद में बांटी जाती थी। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल सामने आने के बाद हेड ऑफिस समेत एनसीसीआईए के तमाम दफातर की सूरत हाल खराब हो चुकी है। बाज़ अफसरान के खुद से गायब होने और बैरून मुल्क जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एनसीसीआईए फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और हेड ऑफिस के 12 से 15 अफसरान दफातर नहीं आ रहे। बाज़ अफसरान के बारे में मालूम हो रहा है कि बैरून मुल्क जा चुके हैं और बाज़ जाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीसीआईए के हेड ऑफिस में 4 अफसरान गुज़िश्ता 3 हफ्ते से दफ्तर नहीं आ रहे। एक एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन और साबिक एसएचओ के फ्रांस जाने की इतलात हैं, जबकि एक और अफसर ने 2 हफ्ते की छुट्टी ली है और वो इस वक्त अमेरिका में है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।